नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अभी की पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एईडीओ जो परीक्षा है उसके सामान्य भाषा के प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। और सामान्य भाषा में हम आज करने वाले हैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेशन। क्लियर है? क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको पता ही है 70 जो है नंबर का आता है हिंदी प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं एक ओवरव्यू। जैसे सामान्य भाषा यहाँ आप देख रहे होंगे कि भाग 1 में सामान्य अंग्रेजी पूछी जाती है 30 नंबर की, और सामान्य हिंदी 70 नंबर की पूछी जाती है। टोटल 100 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है आपको, और टोटल नंबर जो होते हैं वो भी 100 होते हैं। हमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए? 30% दोनों लैंग्वेज में चाहिए, यानी कि इंग्लिश में भी पास होना है और हिंदी में भी पास होना है। तो आज हम इस प्रैक्टिस सेशन में किसका करेंगे? हिंदी का प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो चलिए फटाफट से हिंदी के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन है, जगदीश शब्द का सही संधि क्या होगी? ठीक है, जगदीश शब्द जो है उसकी सही संधि आपको बतानी है, क्या होगी? जगत धन ईश या जगत ईश, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? सही ऑप्शन बताएंगे। तो जगदीश की बात कर लें तो इसमें व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है, क्योंकि इसमें जो ता होता है, ठीक है, ता, ऐसे ये ता, और जो है इसमें क्या मिल जाता है? इसमें ई जो है की संधि होती है। किसकी संधि होती? ई की संधि होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो है व्यंजन संधि होगा, और इन दोनों के बीच संधि होने के पश्चात जो तीसरा वर्ड आता है वो क्या होता है? वो दा आ जाता है। क्या आ जाता है? दा आ जाता है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या बनेगा? जगत धन ईश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत धन ईश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द क्या बनेगा? रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द क्या बनेगा? रीत्यानुसार बनेगा, रीति अनुसार बनेगा, रीतोनुसार बनेगा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपसे व्यू करना है। तो इसकी यहाँ पर अगर बात कर लें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रीत्य अनुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीत्य अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बड़े आ की मात्रा लगी वो नहीं होगी, तो रीत्य अनुसार ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। कह रहा है कि यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आए, औ, आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? आपको बताना है ये संधि कौन सी है, बताइए। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, या फिर वृद्धि है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपसे व्यू करना है। तो इसकी बात कर ले तो यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है? ऐ, आए, औ और आओ हो जाता है। इसमें कौन सी संधि होती है? तो इसमें होती है अयादि संधि। कौन सी संधि होती है? तो इसमें होती है अयादि संधि, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये अयादि संधि हो जाएगी। क्लियर है? तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे क्या कहते हैं? जो हर समय दूसरे की बुराइयां खोजता है उसको क्या कहते हैं? परनिंदक कहते हैं, सर्वनिंदक कहते हैं, या छिद्रान्वेषी कहते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। ठीक है, क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो किसी के गुण दोषों की आलोचना करता है वो क्या होता है? आलोचक होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म आपको बताना है कौन सा है? वायु अग्नि, अग्नि वायु,
हवा, पानी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनिल का मतलब क्या होता है, वायु होता है, और अनल का मतलब क्या होता है, अग्नि होता है। तो इस तरह यहाँ पर जो शब्द युग्म है कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ही। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। इस अंश का और इस अंश का आपको सही अर्थ बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंघा और हिस्सा, हिस्सा और कंधा, कंघा और स्त्री, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। तो इसकी बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा, तो अंश, इस वाले अंश का मतलब होता है हिस्सा और इस वाले अंश का मतलब होता है कंधा। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। तो बी इसका सही जवाब कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है। तो कंकाल शब्द का अर्थ आपको बताना है कौन सा है। एक शहर का नाम है, हड्डियों का ढांचा, अकिंचन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका सही जवाब। तो आप सभी को बताएं कंकाल किसको बोलते हैं। तो कंकाल बोलते हैं हड्डियों के ढांचा को। किसको बोलते हैं, हड्डियों के ढांचा को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो हंस की जगह क्या प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। सूर्य का मतलब क्या हंस होता है, योगी का मतलब, श्वेत का मतलब, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसकी अगर बात कर ले यहाँ पर, तो दिए गए शब्द में देखा जाए तो हंस की जगह अगर देखा जाए तो सूर्य क्या होता है, सूर्य यूज होता है, यानी पर्यायवाची होता है। योगी भी अगर देखा जाए तो हंस का मतलब होता है और श्वेत का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह तीनों जो शब्द दिए गए तीनों का ही अगर देखा जाए तो अनेकार्थी शब्द क्या होता है, हंस होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची आपको बताना है अवलेख, अर्णव, पावक, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो अर्णव की अगर बात कर लें तो अर्णव किसका पर्यायवाची शब्द होता है, अर्णव होता है सागर का पर्यायवाची। किसका होता है, ये होता है सागर का पर्यायवाची। तो ये सागर का हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात कर लें यहाँ पर दे रखा है आपका पावक। तो पावक किसका होता है, तो ये पावक होता है अग्नि का पर्यायवाची। किसका होता है, पावक अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। गेह शब्द का यहाँ पर पूछा है पर्यायवाची। ठीक है, गेह शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है ग्रह, गर्धव, व्योम या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो गेह शब्द की बात कर ले तो गेह शब्द का मतलब क्या होता है, घर होता है। क्या होता है, घर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। व्योम आप सभी को पता है कि व्योम आकाश का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और गर्धव गधे का पर्यायवाची होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानवीय शब्द का विलोम पूछा है यहाँ पर। ठीक है, पूछा है मानवीय शब्द का विलोम क्या होता है, दैवी होता है, दानवीय होता है, सांसारिक होता है या उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो मानवीय की बात कर ले यहाँ पर, तो मानवीय शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा, दानवीय होगा। ठीक है, क्या होगा, दानवीय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। सारे क्वेश्चंस का आंसर करते रहिए, लास्ट में देखिएगा कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो अधम का विरुद्धार्थी शब्द आपको बताना है, विरुद्धार्थी मतलब विलोम बताना है आपको। ठीक है, विपरीत बताना है। तो नेक होता है अधम का, उत्तम, बुरा या उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। क्या बनेगा इसका सही जवाब। तो अधम का यहाँ पर अगर विपरीत देखें तो क्या होगा, उत्तम होगा। क्या होगा, उत्तम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो अन्य शब्द नेक है, बुरा है, इनकी अगर बात कर लें तो ये अच्छा और स्वर्गीय जो है स्वर्गीय का यहाँ पर देखा जाए तो विलोम हो जाएगा। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43। साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? तो साहचर्य का विलोम शब्द आपको बताना है, वैमनस्य हो जाएगा, असहयोग हो जाएगा, विनियोग हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। साहचर्य का विलोम, तो साहचर्य के विलोम की बात कर लें तो यहाँ पर जैसे वैमनस्य दिया है तो वैमनस्य का विलोम क्या होता है? सौमनस्य होता है। वैमनस्य का विलोम क्या होता है? सौमनस्य होता है, तो ये हमारा होगा नहीं। असहयोग की बात कर ले तो असहयोग का विलोम क्या हो जाएगा? सहयोग हो जाएगा। ठीक है, सहयोग हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगर बात कर ले यहाँ फिर होगा क्या, तो साहचर्य का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अलगाव होता है। क्या होता है साहचर्य का? तो साहचर्य का जो विलोम होता है वो अलगाव होता है। तो इस तरह अगर यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं, विनियोग होता नहीं है। तो इस तरह राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो प्रयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 44। प्रामाणिक शब्द, तो प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव इसमें क्या है? किससे मिलकर बना हुआ है प्रामाणिक? तो प्रमाण धन ईक, प्रमाण धन ईक, प्रा और माणिक क्या होगा सही जवाब इसका बताएंगे। तो प्रामाणिक की बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा? प्रमाण धन ईक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमाण धन ईक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निर्गुण शब्द में उपसर्ग होगा, तो निर्गुण शब्द में क्या उपसर्ग होगा? नी होगा या फिर निर होगा? निर्गुण, तो आप सभी को बताया है निर्गुण चूंकि बोलने में ही आ रहा है तो इसमें उपसर्ग क्या होता है? निर उपसर्ग होता है। और निर का अर्थ क्या होता है? बाहर। क्या होता है निर का अर्थ? बाहर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग है? सही विकल्प बताइए। आ उपसर्ग किसमें है बताना है? अनेक, अमर, अतिशय। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। क्या उपसर्ग, यहाँ आ उपसर्ग आपको बताना है किस में है। तो आ उपसर्ग की बात कर लें तो किस में है? तो ये है अमर में। ठीक है, किसमें है? अमर में अगर देखा जाए तो आ उपसर्ग होता है। इसके अलावा जैसे अनेक दिया है तो अनेक में क्या उपसर्ग होता है? तो अन होता है। क्या होता है? अन होता है इसमें। और अतिशय में क्या होता है? अति होता है उपसर्ग। ठीक है, क्या क्या होता है? अति होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 47। क्वेश्चन है तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, या किस प्रकार शब्द है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर अगर बात कर ले तिलक की, तो तिलक कैसा शब्द है? तिलक है हमारा, बिल्कुल तिलक हमारा तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है। तो विदेशी भाषा का इसमें कौन सा शब्द है? प्रतिबिंब, कुसुम, हाथी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा शब्द यहाँ पर अगर देखा जाए तो विदेशी भाषा का है? तो विदेशी भाषा की बात कर ले, आइए देखते हैं एक एक करके। जैसे प्रतिबिंब दिया गया है, तो प्रतिबिंब कैसा शब्द है? तो प्रतिबिंब अगर देखा जाए कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। इसके अलावा कुसुम की बात कर ले, कुसुम भी किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। हाथी की बात कर ले तो हाथी हिंदी भाषा का शब्द है। तो यहाँ विदेशी भाषा के शब्द की बात कर ले तो विदेशी भाषा का कोई भी शब्द यहाँ पर नहीं है, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? तो आपको बताना है पुर्तगाली भाषा से इसमें से कौन सा शब्द लिया गया है? आलू, अंग्रेज, कैंची। बताएंगे कौन सा शब्द यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुर्तगाली भाषा का है। तो यहाँ पर जैसे कैंची की बात कर लें तो कैंची जो है यहाँ पर किसका है? तुर्की भाषा का शब्द है। किसका है? तुर्की भाषा का यहाँ पर शब्द है। तो ये तो होगा नहीं आपका।
तो पुर्तगाली भाषा का शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आलू। क्या हो जाएगा, आलू आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है और अंग्रेज आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेज कैसा शब्द है, फ्रेंच भाषा का है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, आपको ये बताना है। चिरंतन, अधुनातन, सनातन, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। कौन सा अर्थ यहाँ पर भिन्न आ रहा है किस शब्द में। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो चिरंतन और सनातन, इनका अगर देखा जाए तो एक सा अर्थ है, ठीक है, दोनों का अर्थ क्या है, सेम है। लेकिन अधुनातन की बात कर लें तो अधुनातन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका अर्थ भिन्न होता है। क्या होता है अधुनातन, तो इसका मतलब होता है आज तक का घटित काल, ठीक है। क्या होता है, आज तक का जो घटित काल होता है वो अधुनातन होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो सेवक को, इसमें अगर आपको बताना है कौन सा कारक है तो संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, बताएंगे। तो राजा सेवक को क्या देता है, कंबल देता है। इस वाक्य में जो देने का भाव है, ठीक है, देने का भाव आ रहा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होता है। क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के भेद पूछा है। तो कारक के भेद आपको बताने कितने होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं या फिर 7 होते हैं। तो आप सभी को पता है कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के भेद होते हैं 8। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53, वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है। तो वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रेमिका, नायिका, अभिसारिका या उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 53, तो इसकी बात कर लें तो वो स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है उसको बोलते हैं अभिसारिका। क्या बोलते हैं, अभिसारिका बोलते हैं। और प्रेम करने वाली स्त्री को प्रेमिका बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक्ट्रेस होती है उनको क्या बोलते हैं, नायिका बोलते हैं, ठीक है। जो एक्टिंग करती हैं, कलाकार होती हैं, ठीक है, वो नायिका होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, राम आम खाता है। यहाँ पर आपको बताना है वाच्य का कौन सा रूप है। राम आम खाता है, कर्मवाच्य हो जाएगा या फिर आपका भाववाच्य हो जाएगा या उभयवाच्य हो जाएगा। तो राम आम खाता है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता है, ठीक है, क्या है, कर्ता की प्रधानता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। तो कर्तवाच्य की बात अगर कर लें तो किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनना है, ठीक है। कौन सा काल इसमें पाया जाएगा, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। बताइए कौन सा यहाँ पर काल हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आप सभी को करना है। तो इसकी बात कर ले, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती, इसमें क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल है। क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल है। क्यों है, क्योंकि अगर भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, तो उसमें कौन सा काल हो जाता है, उसमें हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 56, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं, जैसे सोना का सोना दिया गया है, धेनु धेनुए दिया गया है, छात्र छात्रगढ़ दिया गया है, आपको बताना है। तो 3 ऑप्शंस आपके इधर हैं और आगे के ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। आगे के ऑप्शंस देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शंस उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारे आंसर की बात कर लें तो यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, बहुवचन नहीं बनाया। जैसे सोना है तो सोना का बहुवचन क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता है।
सोना का सोने तो करेंगे नहीं, जैसे आटा है तो आटा का आटे तो करेंगे नहीं क्योंकि ये द्रव्यवाचक है। तो इस तरह अगर देखेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्लियर है, क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? बचपन, वायु, समुद्र। बताइए कौन सा इसमें पुल्लिंग नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात कर ले, बचपन क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, और समुद्र भी पुल्लिंग है, लेकिन वायु की बात कर ले तो वायु बहती है, चलती है, यानी कि स्त्रीलिंग है। क्या है, वायु, वायु स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, बताना है वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह, एक और बाद। राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो वह एक सप्ताह बाद आया है वाक्य में, जो बाद शब्द है वो क्या है? बाद शब्द अगर देखा जाए तो क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर बनेगा। राइट आंसर सी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें कहते हैं। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, अव्यय कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बताएंगे? तो इसकी बात कर लें, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है वो होते हैं अव्यय। ठीक है, क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना, तो जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जगाना होगा, जगवाना होगा, जागवाना होगा। क्या बनेगा बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आप सभी को बताना है। तो जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जगाना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जगाना। तो ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। आसान क्वेश्चन है, फटाफट से बता देंगे। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं क्रिया। क्या होते हैं? क्रिया। जिससे शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, दृश्य बहुत ही मनोरम था। तो यहाँ पर मनोरम को रेखांकित किया गया है और बताना है रेखांकित शब्द का विशेषण भेद कौन सा है? कौन सा विशेषण भेद है? गुणवाचक विशेषण है ये, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? तो मनोरम ये क्या है? एक गुण है। क्या है मनोरम? तो मनोरम एक गुण है, इसलिए हमारा ये कौन सा विशेषण होगा? तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंठ का विशेषण आपको बताना है। कंठ का विशेषण क्या होगा? कंठी होगा, काठी होगा या फिर कंठक होगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? दो ऑप्शन ये भी आपको देखने हैं। तो कंठ की बात कर ले तो कंठ का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? कंठे होता है। क्या होता है? कंठे होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंठ किसी ऑप्शन में है तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा? ई इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 कह रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें जो वह दिया गया है वो कौन सा है सर्वनाम? निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या बाकी के दो ऑप्शंस? बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वह बहुत अच्छा लड़का है मतलब किसी निश्चित लड़के की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित कीजिए कौन सा सर्वनाम पद है इसमें? राधा, वह, सुंदर। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे? तो राधा चूंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पर तो ये हमारा होगा नहीं। सुंदर क्या है?
सुंदर भी अगर देखा जाए तो ये विशेषण शब्द है, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या, वह। क्या हो जाएगा, वह। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर्वनाम पद है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हथियार में कौन सी संज्ञा होती है, बताएंगे हथियार में कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, जातिवाचक, क्या बनेगा इसका सही जवाब, बताएंगे हथियार में कौन सी संज्ञा है। तो हथियार में अगर देखा जाए कौन सी संज्ञा होती है, तो हथियार में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप का प्रयोग किया गया है, कौन सा रूप, वह इनमें से एक को जानता है। इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया। अच्छा, संज्ञा के रूप में क्या, कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। वह इनमें से एक को जानता है वह इनमें, बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ संज्ञा के रूप में अगर देखा जाए तो एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वह एक को जानता, इनमें से एक को जानता है, तो संज्ञा क्या है, एक है। तो इसमें ना है और ये वह, इनमें ये कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, तीनों में कवित्री लिखा हुआ है, कौन सा कवित्री सही होता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा कवयित्री होता है। क्या होता है, कवयित्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ये वाला गलत होता है, ये भी नीचे वाला भी गलत होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है, ये वाला अंगना, चांद, आंख, कौन सा शुद्ध शब्द है बताना है आपको। तो शुद्ध शब्द की बात कर ले यहाँ पर, तो जो अंगना शब्द दिया गया है, ठीक है, कौन सा शब्द, अंगना, तो ये वाला जो अंगना होता है ये होता है शुद्ध। इसके अलावा जो चांद होता है, चांद में चंद बिंदु लगता है, यानी कि ये लग के तब सही होता है। इसी तरह सेम किस में होता है, आंख में भी जो शुद्ध होता है वो चंद बिंदु के साथ होता है। इसलिए ये ऑप्शंस गलत है आपके, और ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य जो विराम चिन्ह है वो कौन सा है। अल्प विराम, अद्रव विराम, योजक चिन्ह, क्या बनेगा सही जवाब। तो ये आप सभी को पता है, ये जो चिन्ह होता है, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है। तो अल्प विराम आपको बताना है, तीन ही ऑप्शन से काम चल जाएगा मेरे हिसाब से, बताएंगे क्या आंसर इसका हो जाएगा। तो अल्प विराम कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें तो कुछ सोचना है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 72। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कौन सा नहीं है, उत्क्षिप्त, पार्श्विक, सघोष, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं। क्या बनेगा सही जवाब, बताएंगे। 72 का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्क्षिप्त जो शब्द है वो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी सभी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 73 है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां आपको बतानी है कितनी है, 44, 33, 52 बताएंगे। तो आप सभी को बताया है कितनी होती हैं, ये होती हैं 52। ठीक है, कितनी होती है, 52 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नांकित में से कंठ ध्वनियां हैं। कंठ ध्वनियां आपको बताना है कौन सी हैं जो कंठ से निकलती हैं, बताएंगे। तो दिए गए विकल्प में अगर देखा जाए तो का, खा, गा, घा, ये सब क्या है, कंठ ध्वनियां हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी। तो जीएस का क्वेश्चन भी है, हिंदी का भी क्वेश्चन है, बताएंगे।
1930, 1947 या 1931। तो इसकी अगर बात कर लें तो आलम आरा जो फिल्म है वो रिलीज हुई थी आपकी 1931 में, ठीक है, मैजेस्टिक सिनेमा में। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 1931, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक। तो यहाँ पर कृतियां भी आपको याद रखनी है, हिंदी की जो भी कृतियां हैं, उपन्यास हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। तो भूले बिसरे चित्र किसका है? इसके राइटर राजेंद्र यादव हैं, भगवती चरण शर्मा है, यशपाल है। तो भूले बिसरे जो चित्र है एक उपन्यास है, बहुत ही फेमस उपन्यास है, और ये उपन्यास किसका है? भगवती चरण शर्मा जी का। किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनके और भी उपन्यास आते हैं, जैसे चित्रलेखा एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, चित्रलेखा, इसको याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। चित्रलेखा किसका है? तो ये आपका भगवती चरण वर्मा जी का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग गोपेश धर्मवीर भारती या फिर जयप्रकाश भारती? तो अंधा युग आपको बताना है किसकी है। तो अंधा युग आपकी धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है मैया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति किसने लिखी है? बहुत ही फेमस पंक्ति है, आपको बताना है किसकी पंक्ति है। मैया मैं नहीं माखन खायूं, तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये जी बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सूरदास। ये किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की पंक्तियां हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 79 है। क्वेश्चन कह रहा है बसही पक्षी बोलहि बहु भाका करहि हुलास देख के शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आपको बताना है, जो पंक्तियां दी गई हैं उसके रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तुलसीदास जी, कबीरदास जी या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये जो काव्य दिया गया है और जो पंक्ति दी गई है ये पद्मावत से ली गई है। किससे ली गई है? पद्मावत। और पद्मावत से आप समझ गए होंगे ये किसकी रचना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, किस काल की रचना है बताएंगे। तो पृथ्वीराज रासो की बात कर ले तो ये आदिकाल की रचना है और इसके जो रचनाकार हैं वो चंद बरदाई है। ठीक है, कौन है? चंद बरदाई है और ये आदिकाल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे जो 81 से लेकर आपके 83 के क्वेश्चंस हैं वो आपको पैसेज यानी गद्यांश के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो पहले तो आपको गद्यांश को पूरा पढ़ना है, उसके बाद आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि गद्यांश आपको पूरा दिखे। तो चलिए जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं गद्यांश को, उसके बाद क्वेश्चंस को करते हैं। तो लक्ष्मण ने आकृतिम भ्रात स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहेतर उसे मिलता उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोड़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दशी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। ठीक है, ये था पैसेज आपका। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस जो है उनको आंसर उनका करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाते हैं। 81 क्वेश्चन नंबर क्या है, बढ़ाते हैं इसको ऊपर, और ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए, बताएंगे। तो लक्ष्मण राम के साथ वनवास क्यों गए? तो गद्यांश के हिसाब से आपको देना है। रामचंद्र की सेवा के लिए गए, पिता की आज्ञा के कारण, या भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। तो आप जब गद्यांश पढ़े होंगे तो वहां पर लिखा होगा कि लक्ष्मण ने आकृतिम भ्रात स्नेह के कारण भाई बड़े भाई का साथ दिया, यानी कि भाई के प्रति जो उनका प्रेम था अत्यधिक था, इस वजह से वो लक्ष्मण राम के साथ वनवास को गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
लेखक को क्या दुख है, आपको बताना है यहाँ पर लेखक को क्या दुख है। तो लेखक को क्या दुख है, रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए, ये दुख है। लक्ष्मण भी राम के साथ वनवास चले गए, ये। उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया, बताएंगे। तो यही मेन दुख है। क्या उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गद्यांश अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लेखक को दुख क्या है कि रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा है, ये दुख है। बाकी उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया, ऐसा दुख नहीं है, ये भी दुख नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई इसका सही जवाब हो जाएगा। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, तो उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, लक्ष्मण से विवाह किया, अपनी बहन सीता का वियोग सहा, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया। तो उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, तो लक्ष्मण से विवाह किया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लक्ष्मण जी से विवाह करना कोई बलिदान नहीं था, बल्कि जीवन का प्राप्य था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। सेशन को लाइक नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण टिप्पणी, सार संक्षेप, सूचना क्या होता है। तो नोटिफिकेशन का क्या होता है बताएंगे, नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो नोटिफिकेशन की बात कर लें तो इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है अधिसूचना। क्या होता है, अधिसूचना होता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर देखा जाए तो कोई भी इसका जो है सही ऑप्शन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। टिप्पणी कमेंट होता है, आप सभी को पता है। सार संक्षेप यानी कि समरी होता है। क्या होता है, सूचना इन्फॉर्मेशन होता है इंग्लिश में, आप सभी को पता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति आपको बतानी है, ठीक है। कोई कमाए कोई खाए यानी खरी मंजूरी चोखा काम, अंधा पीसे कुत्ता खाए, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो क्या हो जाएगा, अंधा पीसे कुत्ता खाए, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अंधा पीसे कुत्ता खाए, मतलब कमाए कोई और खाए कोई और। क्वेश्चन नंबर 86 है, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानना है। तो मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना, घर में राशन लाना, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो आटे दाल का भाव कब मालूम होगा बताएंगे, यानी कष्ट का अनुभव होना होता है, ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया मतलब कष्ट का अनुभव हो गया। कंगाल होना नहीं होता है, मुसीबत में पड़ना ये भी नहीं होता, घर में राशन लाना ये भी नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 86 का ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आटे दाल का भाव मालूम होना इसका अर्थ क्या बनेगा, कष्ट का अनुभव होना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या होगा बताएंगे। अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, ये तो होगा नहीं। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, यही इसका अर्थ होगा ना। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना अंधे के हाथ बटेर लगना होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले काले। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अलंकार यूज हुआ है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, उपमा अलंकार यूज हुआ है, श्लेष हुआ है, यमक हुआ है, बताएंगे। तो यहाँ पर अगर बात कर ले तो यहाँ पर यूज हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार यूज हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर यूज हुआ है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उपमा अलंकार क्या होता है, किसी प्रकार की समानता के कारण एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के समान कही जाती है वो होता है, क्लियर है। श्लेष अलंकार कब होता है, तो श्लेष अलंकार के अंतर्गत ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनमें एक से अधिक अर्थ जो है संश्लिष्ट होते हैं। और यमक आपको पता ही है, एक शब्द भिन्न अर्थों में से अगर देखा जाए तो एक से अधिक बार प्रयुक्त हो रहा है तो वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ई इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। माला फेरत जुग भयो, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। बताएंगे कौन सा अलंकार है, रूपक, अनुप्रास या उपमा। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर जो मन का है, ठीक है, मन का, तो मन का अर्थ एक मोती की माला भी होता है, ठीक है। मन का अर्थ क्या होता है, मोती की माला, और मन का यानी हृदय की बात भी किया गया, मन का मोती, तो वहाँ पे हृदय की भी बात किया गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा अलंकार होगा, तो यमक अलंकार होगा, यानी कि एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए लेकिन उस शब्द का अर्थ जो है हर बार अलग अलग हो, वहीं पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। मन का यहाँ पर अगर देखा जाए 2 बार लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर यमक अलंकार होगा, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 90। क्वेश्चन कह रहा है तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस से ही इसको अगर देखा जाए तो पढ़ा होगा। ये कौन सा अलंकार आता है, इसमें अनुप्रास अलंकार आता है। जहाँ किसी पंक्ति में एक ही वर्ड एक से अधिक बार आता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। किसमें 16 मात्राएं होती, चौपाई में होती हैं क्या, घनाक्षरी या फिर दोहा में। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो चौपाई क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी। इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस है, वीर रस है, वियोग श्रृंगार है, शांत रस है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएं। तो अखियां हरि दर्शन की भूखी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 आपका। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो भरत का जो रस सूत्र है उसमें किसका उल्लेख नहीं है, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव। बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसकी बात कर लें तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं भरत मुनि, उनमें अगर देखा जाए तो स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है आपका। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य आपको बताना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, आपका पत्र सधन्यवाद मिला, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही वाक्य आपको बताना है कौन सा है, सही वाक्य कौन सा है। तो इसकी बात कर ले तो क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फटाफट से कर लेते हैं। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य आपको पहचानना, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो मिश्र वाक्य बताना है आपको। तो जिन वाक्यों में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा क्या हो, आश्रित उपवाक्य हो, तथा जो दोनों वाक्य हैं आपस में जब तब या जहां वहां या अगर, इस अगर जो है तरह जुड़े हों तो उन वाक्यों को क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ज्यों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब बनेगा। राइट आंसर, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वाक्य का प्रकार स्पष्ट करना है, कौन से प्रकार का है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या किया गया है, क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी बताना है आपको, इसमें कौन सा समास है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा,
तो अष्टाध्यायी का मतलब क्या होता है? 8 अध्यायों का समाहार, ठीक है, 8 अध्यायों का समाहार, यानी कि यहाँ पर संख्या आ रही तो संख्या आ रही तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 98, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएं। तो गाय के लिए साला, ठीक है, विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? गाय के लिए साला। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर केवल तत्पुरुष दिया है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास होता है? तो अनुरूप में आपको बताना है कौन सा समास होता है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? तो इसमें क्या हो जाएगा बताएंगे। तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है। तो अनुरूप का मतलब होगा रूप के अनुसार, ठीक है, क्या होगा? रूप के अनुसार। और अनुरूप शब्द में होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव ऑप्शंस में है नहीं आपके, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है। टोटल 70 क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है। अब आप अपना स्कोर पता कर सकते हैं कितने हमारे सही हुए। तो जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, अकिंचन, किंचित, आकुंचन। राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। तो जिसके पास कुछ ना हो वो होता है अकिंचन, ठीक है, क्या होता है? अकिंचन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थे टोटल आज के क्वेश्चंस। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।